मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिस पर उन्होंने एक बार फिर समीर वानखेड़े पे कई सारे इल्जाम लगाए। जैसे कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक दाढ़ी वाले शख्स की बात की थी, तो आज उसका नाम उन्होंने सब लोगों के सामने जो है सामने लाया। उस शख्स का नाम है काशिफ खान। साथ ही साथ उन्होंने ट्विटर पर एक पिक्चर भी डाली और वीडियो भी डाला जिसमें काशिफ खान उस क्रूज पर नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिवली जो है काशिफ खान से बात की है, तो आइए चलते देखते हैं कि काशिफ खान का क्या कुछ कहना है। आनंद तिवारी बोल रहा हूँ। काशिफ भाई, न्यूज़ 18 से आपके ऊपर एलिगेशन लग रहे थे कि एक दाढ़ी वाला शख्स है वो बड़ा ड्रग्स माफिया है और भी गंभीर आरोप आपके ऊपर लगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस समय? ड्रग्स माफिया दूर, मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता हूँ सर। मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये नवाब मलिक मुझे बड़ा ड्रग्स माफिया क्यों बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। आई एम श्योर ही इज मिसइन्फॉर्म्ड, मिसडिरेक्टेड and he shall realize that very soon. I have nothing to do with any kind of any drugs anywhere anyhow. आप काशिफ भाई वहां पर थे उस दिन 2 अक्टूबर को क्रूज पे? जी मैं गया था क्रूज पे। क्यों, किस लिए? आप फैशन टीवी से जुड़े हुए इसलिए वहां पे पहुंचे थे क्योंकि फैशन टीवी का इवेंट था? नहीं, फैशन टीवी का इवेंट नहीं था। मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गया था उस क्रूज पे एज अ पेड कस्टमर, एज अ पेड क्लाइंट। मैंने अपना रूम का पैसे भरे हैं, मैंने अपने खाने के पीने के सबके पैसे भरे हैं। मैं उस क्रूज पे जैसे 1800 दूसरे क्लाइंट थे वैसे भी मैं एक क्लाइंट था। मैं ये क्रूज ना ऑर्गेनाइज किया हूँ ना मेरा कोई इस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन है। समीर वानखेड़े को क्या आप जानते हैं, जो जोनल डायरेक्टर है एनसीबी के? बिल्कुल नहीं जानता, मैं दूर दूर तक नहीं जानता उनको। ये सब बेबुनियाद, बेधड़क ब्लेटेंट लाइज है कि मैं उनको जानता हूं। मैं दूर दूर तक नहीं जानता हूं उनको। ना मैंने कभी उसे बात की है, ना कभी मिला हूं, ना कभी फोन किया हूं, ना कभी मैसेज किया हूं, ना मैं उनके आमने सामने आया हूं। मैं कभी किधर उनके दूर दूर तक करीब पे से ही नहीं आया हूं। तो काशिफ भाई, आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं? मैं एमडी हूं फैशन टीवी इंडिया का। ये जो क्रूज पे जो रेड पार्टी हुई थी, जो ड्रग्स पार्टी हुई थी, उसके 15 दिन पहले कोई फैशन टीवी का इवेंट में था इसी क्रूज पर, जो जानकारी मिली थी उसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? नहीं, उससे पहले कुछ नहीं था। तो ये फैशन टीवी का नाम क्यों सामने आया इसमें फिर? हम फैशन टीवी एज अ कंपनी वाज ओनली बीइंग अ पार्ट एज स्पॉन्सर ऑफ द इवेंट। जैसे जॉनी वॉकर दो हम स्पॉन्सर थे, दो कंपनी स्पॉन्सर थी ये इवेंट की, और इस वजह से शायद फैशन टीवी का नाम आया। तो नवाब मलिक आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हैं काशिफ भाई? वो तो नवाब मलिक जी ही के, मुझे खुद हैरान परेशान हूं मैं कि मेरे को क्यों वो इतने बड़े बड़े आरोप और इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगा रहे हैं। वो ही कह सकते हैं इस बात पे। देखिए, हमारे साथ विवेक लगातार मन्नत से जुड़े हुए हैं। विवेक, हम आपसे जानना चाहेंगे, मन्नत के बाहर क्या कुछ हलचल जो है आपको दिखाई दे रही है? देखिए श्रेया, जिस तरीके से समय लगातार बढ़ता जा रहा है और 3 बजे के आसपास बॉम्बे हाई कोर्ट की जो बेल ऑर्डर है उस पर पूरा ऑर्डर सामने आएगा और उस ऑर्डर की कॉपी लेकर 1 से 1.5 घंटे तक उन्हें एनडीपीएस कोर्ट पहुंचना है, जहां से उन्हें रिलीज़ ऑर्डर मिलेगा। इस समय हम शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर खड़े हैं और जिस तरीके से जैसे जैसे लोगों को यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है और सबको बस ऐसा लग रहा है कि आर्यन खान जब आएंगे तो हो सकता है कि शाहरुख खान और गौरी खान भी बंगले से निकलते हुए आए, तो एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर लगातार भीड़ इकट्ठा करते जा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी प्रोसीजर है वो तकरीबन 5 से 5:30 बजे तक पूरा हो पाएगा। उसके बाद जब आर्यन खान मुंबई के आर्थर रोड जेल से बाहर निकलेंगे तो आर्थर रोड जेल से तक का यहाँ का डिस्टेंस तकरीबन 1 घंटे का है। तो माना जा रहा है कि अगर आर्यन खान आज जेल से बाहर निकलते हैं तो 6:15 या 6:30 बजे के आसपास जो आर्यन खान है वो अपने घर पहुंच पाएंगे। और जो जानकारी मिल रही है श्रेया कि आर्यन खान को लेने के लिए मुंबई के आर्थर रोड जेल शाहरुख खान और गौरी खान भी जा सकते हैं। श्रेया, देखिए, आशीष भी लगातार हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं। तो आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कब तक ये जो पूरी बेल ऑर्डर की प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है और कब तक जो है आर्यन खान जेल से बाहर आ सकते हैं?
जी, जो जानकारी उभर कर सामने आई है उसके मुताबिक श्रेया, ये 1 बजे से करीबन जो है जज ने जो ऑर्डर है उसका ऑपरेटिव पार्ट जो है वो डिक्टेट करना शुरू किया हुआ था। अपने चेंबर में ही वो डिक्टेट कर रहे थे। अब वो ऑपरेटिव पार्ट जो है वो उनके वकीलों को मिलेगा, आर्यन खान के वकीलों को मिलेगा। आर्यन खान के वकील इसके बाद एनडीपीएस कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर इसे सबमिट किया जाएगा और इसके बाद एक रिलीज ऑर्डर मिलेगा। वो रिलीज ऑर्डर यहाँ पर, ये जो बॉक्स आपको दिखाई पड़ रहा है जामीन पत्र पेटी, वहाँ पर पहुँचना चाहिए 3:30 का वक्त, लगभग आधे घंटे। अगर अगले आधे घंटे संभव नहीं है तो 5 बजे का जो आखिरी वक्त है वो तब तक वहाँ पे पहुँचना चाहिए, तभी जाके आर्यन खान आज जो है ऑथर रोड जेल से निकल पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ऑथर रोड जेल के लिए जो कोरोना में एक नई नियमावली लाई गई थी उसके मुताबिक एनडीपीएस को डायरेक्टली ऑथर रोड जेल को ये जो अपना रिलीज ऑर्डर है वो सीधे मेल कर सकता है और रिहाई की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। तो लिहाजा दोनों ही संभावनाएं अभी बनी हुई हैं। हाई कोर्ट से जो है वो ऑर्डर, वो ऑपरेटिव पार्ट जो है वो बनाकर जो है थोड़ी देर में वकीलों को दे दिया जाएगा। एनडीपीएस कोर्ट में तकरीबन जो है कार्रवाई शुरू हो चुकी है सेशन कोर्ट की, एनडीपीएस कोर्ट की। लिहाजा अगले कुछ मिनटों में ही वहाँ पे भी जो है वकील पहुँचकर जो कागजी कार्रवाई, दस्तावेज, बॉन्ड बेल के जो रकम होती है वो भरना, ये सारी प्रक्रिया भी शुरू है। कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को निपटाया जा सके और इसके बाद ऑथर रोड जेल से आज शाम 5 बजे तक, जो आखिरी वक्त है, जो डेडलाइन है वो 5 बजे तक पहुंचने की है इस रिलीज ऑर्डर की, वो पहुंच जाए तो जो है आर्यन खान की मुश्किलें कम हो पाएंगी और वो निकल पाएंगे। अभी तक ऑर्डर जो है वो वकीलों के हाथ नहीं मिला हुआ है, जिसकी वजह से एनडीपीएस कोर्ट में अभी तक इसे सबमिट नहीं किया गया है। देखिए, नवाब मलिक ने एक बार फिर जो है समीर वानखड़े पे निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने कुछ दिन पहले ये बताया था कि क्रूज ड्रग मामले पे जब एनसीबी ने रेड की थी तो वहां पर एक दाढ़ी वाला जो शख्स है वो अपनी माशुका के साथ मौजूद था और इसका जो सबूत है वो भी जो है मंत्री के पास है। लेकिन आज उन्होंने खुलकर उसका नाम जो है सामने लाया। उसका नाम काशिफ खान है, जो फैशन टीवी का जो एक बड़ा सा पूरा उसका इंडस्ट्री है। साथ ही साथ जब न्यूज़ 18 ने काशिफ खान से बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी इल्जाम उनके ऊपर लगाए गए हैं वो सारे के सारे झूठे हैं, ना तो कभी उनकी समीर वानखड़े से बात हुई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि फोन पर भी उन्हें समीर वानखड़े की कुछ भी बात नहीं हुई है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो ये भी सामने उन्होंने बताया कि वो खुद जो है वहाँ पर क्रूज पर एंजॉय करने गए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पर वो कुछ ड्रग डीलिंग करने गए थे। तो आइए चलिए सुनते हैं कि नवाब मलिक ने समीर वानखड़े पर किस तरीके से निशाना साधा। दूसरी एक बात मैंने कही थी कि दाढ़ी वाला कौन है, वो दाढ़ी वाला है काशिफ खान। फैशन टीवी का इंडिया हेड है, देश भर में फैशन शो कराता है। उस फैशन शो में धड़ल्ले से ड्रग बेची जाती है, इस्तेमाल की जाती है। बड़े पैमाने पे सेक्स रैकेट चलाने का काम करता है और उस दिन के जो आयोजन थे उसमें एक आयोजन उसकी तरफ से भी, काशिफ खान की तरफ से भी किया गया था। उसने सारे इन्विटेशन सोशल मीडिया पे डाले थे और उस दिन वो व्यक्ति क्रूज पर संडे के दिन 6:23 का एक वीडियो जो उन्हीं के साइड से मैंने निकाला है, अपनी माशूका के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। मैंने उस दिन सवाल पूछा था, वानखेड़े साहब ये दाढ़ी वाला कौन है? इस दाढ़ी वाले को आपने क्यों नहीं पूछा? इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है और समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। एक अधिकारी ने मुझे कहा कि कई बार हमने इनके ऊपर छापेमारी करने की कोशिश की, लेकिन समीर वानखेड़े ने काशिफ खान पर कार्रवाई करने से लगातार हमें रोकने का काम किया। जो मेरी शंका थी कि जो जिन है, भूत है, इसकी जान इसी तोते में है,
और तोता पिंजरे में कैद होने वाला है, इसलिए पूरी जिन जो राक्षसी सोच के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कहीं ना कहीं जिन घबराने लगा है कि कहीं तोता पिंजरे में चला गया तो और बहुत सारे राज खुलेंगे क्या। देखिए, एक बार फिर जो है समीर वानखड़े और नवाब मलिक के बीच एक जंग शुरू हो गई है। आज फिर नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर समीर वानखड़े के जो परिवार है उनके बारे में भी कई सारी बातें कही। जैसे कि आप जानते हैं कि समीर वानखड़े की बीवी ने एक पत्र लिखकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा है कि वो एक मराठी मुलगी है और वो चाहती हैं कि उद्धव ठाकरे जो है उनका न्याय करे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो उनसे मिलना चाहती है। तो इस पर भी जो नवाब मलिक है उन्होंने खुलकर जो है निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो भी 70 साल से, उनकी पूरी परिवार जो है 70 साल से महाराष्ट्र में रह रही है, तो क्या वो है मराठी नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी भी जो है उनकी माँ का नाम जिक्र नहीं किया, ना तो उनके पिताजी के बारे में कुछ कहा। तो बार बार उनका ये जो परिवार कह रहा है कि बार बार नवाब मलिक हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों सामने आ रहे हैं। तो इस पर भी जो नवाब मलिक है वो लगातार उन्होंने अपने सारे जवाब दिए और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि मराठी मैं भी हूँ, महाराष्ट्र में मैं भी रहता हूँ, तो मराठी होने का जिक्र करके न्याय ना मांगा जाए। आप जानते हैं कि आपका आरोप है महाराष्ट्र मंत्री ने कि आप उनको जानते हैं? बिल्कुल झूठ, एब्सोल्युटली लाई। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। नवाब मलिक ने समीर वानखड़े की कई सारी चीज़ों पर और भी सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो समीर वानखड़े हैं उन्होंने मुंबई पुलिस से प्रोटेक्शन की बात की है। इन सारे बयानों के बाद नवाब मलिक ने समीर वानखड़े पे जो है फिर से जो है निशाना साधा, जिसके बाद आशीष शेलार ने भी पलटवार जो है नवाब मलिक पर किया। उनका बयान यह बचपना और बचकाना है। हमारी पूरी जिंदगी और हयात भारतीय जनता पार्टी की संघर्ष में गई है और इसके लिए ऐसे बेबुनियाद पादरी फुसके इस प्रकार के जवाबों का या बयानों का जवाब देना नहीं चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। उन्होंने अगर ये कहा है अब भी पिक्चर बाकी है दोस्त, तो हम उनको बताना चाहते हैं चल हट हवा उद्या। शीतकालीन सत्र आने के पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पहले ये सोचे कि अपने कितने नेताओं को शीतकालीन सत्र के पहले ठंड लग जाएगी और बदन में दर्द भी होने वाला है, ये समय बताएगा। रास्ते की थोड़ा हमारी कोई लड़ाई है, हमारी लड़ाई है 3 काले कानून की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। 11 महीने का लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी किसान आंदोलन लगातार जारी है। और आज गाजीपुर बॉर्डर पर हम इस वक्त मौजूद हैं, तस्वीरें आपको दिखाने के लिए, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर जहां पर लगातार बैरिकेडिंग इससे पहले की गई थी, अब वहां से दिल्ली पुलिस बैरिकेड्स हटाने की कोशिश में जुटी हुई है। एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में किस तरीके से कटीले तार लगाए गए थे, बैरिकेड्स। अब कल रात से ही ये शुरू हुआ है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से क्रेन के जरिए बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं। जो सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनमें काफी मजबूती है और रोड पर जोड़कर उनको सीमेंट से लगाया गया है, जिसकी वजह से उनको तोड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कटीले तार के साथ साथ पूरी की पूरी जो बैरिकेडिंग है आप देख सकते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रात तक ये हटा लिया जाएगा। लेकिन देखना होगा कि आखिर कब तक ये हटता है। लंबे वक्त से किसानों का ये आंदोलन चल रहा था और आपको याद होगा 26 नवंबर 2020 का वो दिन, जिस दिन से किसान यहाँ धरने पर बैठे थे और पहला तंबू किसानों ने यहीं पर गाजीपुर बॉर्डर में ही गाड़ा था। और तब से लेकर अब तक 11 महीने का वक्त बीत चुका है। लगभग 12 महीने पूरे होने वाले हैं। 26 नवंबर को 12 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी भी किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें, 2 तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे होंगे। पहली तस्वीर दिल्ली यूपी बॉर्डर की होगी और दूसरी तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की हमने आपको दिखाई। दीपक रावत इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ ही गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए अब यहाँ से
अगर नेशनल हाईवे 24 की बात की जाए तो यहाँ से तो बैरिकेडिंग हटा ली जा रही है और शाम तक कहा जा रहा है कि शाम तक ये हट भी जाएगी, लेकिन अगर ठीक इसी के नीचे जो अंडरपास है वहां पर अभी भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं। यानी कि यहाँ पर रास्ते तो साफ हो रहे हैं, लेकिन आखिर बातचीत का रास्ता कब साफ होगा? शिवानी, देखिए स्थिति जस की तस ही बनी हुई है। इस वक्त यहाँ पर लगातार हम सुबह से देख रहे हैं कि ये बड़े बड़े जो पत्थर है वो तो हटा रहे हैं, तारे हटा रहे हैं, लेकिन जो बैरिकेड हैं वो भी अभी हटाए नहीं गए हैं और पुलिस का ये कहना है कि जब तक। तो देखिए एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा दें गाजीपुर बॉर्डर में किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। यहाँ पर तमाम दिल्ली पुलिस द्वारा इंतजाम किए गए हैं। जो बैरिकेड्स थे उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। कल रात से ही ये क्रेन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिनके जरिए जो सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं और जो कटीले तार हैं, इन बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो रास्ता है वो खाली हो सके। 11 महीने का लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी ये बैरिकेड्स यहाँ पर थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की इसको लेकर कि किसानों को विरोध का हक है, लेकिन इस तरीके से रास्ते रोककर नहीं, और किसानों का ये कहना है कि हमने तो कभी रास्ते रोके ही नहीं, ये तो दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की है और अब जाकर ये बैरिकेडिंग यहाँ से हटाई जा रही है। कहा जा रहा है कि इसको रात तक हटा लिया जाएगा, लेकिन देखिए काफी लंबा वक्त बीत चुका है किसान आंदोलन को। कई दौर की बातचीत हुई। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये रास्ते तो जरूर खुल गए हैं, लेकिन आखिर बातचीत का रास्ता किस दिन खुलेगा? और साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और साथ साथ यही हालात टिकरी बॉर्डर पर भी हैं। जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं, वहां पर भी बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश की जा रही है और काफी लंबा वक्त टिकरी बॉर्डर पर भी बीत चुका है। किसान लगातार वहां पर भी बैठे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली से बहादुरगढ़ को जाने वाला रूट एक तरफ का खाली कराया जा रहा है। जहां पर बैरिकेड्स, डिवाइडर और ट्राला लगे थे उसे खाली किया गया है। अब ये दीवार बची है। इस दीवार के पार आपको किसानों के टेंट नजर आएंगे। किसानों का ये मंच है जो पिछले 11 महीनों से इस जगह पर लगा हुआ है। यहाँ पर किसान अपनी 3 मांगों को लेकर जमे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पिछले 1 से 1.5 दिन में इस पूरे रूट को दूरी तक खाली कराया गया है, तो अब सिर्फ एक दीवार बची है, बाकी पूरा रूट क्लीन कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि एक दीवार बची है और वो दीवार है यही वो सीमेंट की मजबूत कंक्रीट दीवार है जो तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 5 फीट ऊंची है और लगभग 8 साढ़े 8 फीट चौड़ी है। और इस दीवार जो मजबूत बनाई गई है ये तकरीबन 11 महीने पहले दिल्ली पुलिस के द्वारा बनाई गई थी ताकि जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच ना कर सकें। और उसके बाद अब इस दीवार को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस दीवार को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस को आखिरी परचम यहाँ पर करना होगा, क्योंकि अभी तक इस तरह के हालात नहीं हैं। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि इस दीवार को हटने के बाद जो किसानों के टेंट इस रूट पर लगे हैं, जो बहादुरगढ़ को ये रूट जा रहा है, वो हटेंगे या नहीं, इसको लेकर विचार विमर्श होगा। दिल्ली पुलिस के साथ साथ प्रशासन, हरियाणा प्रशासन और किसानों के बीच एक बैठक हो सकती है जो इस मसले पर बातचीत करेगी। कहा जा रहा है कि 5 फीट ऊंची इस दीवार को हटाने के लिए अब कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस दीवार के हटने के बाद ये पूरा रूट दिल्ली से बहादुरगढ़ तक खाली हो जाएगा।